हेलो स्टूडेंट। तो अगला टॉपिक है अपना अडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, पहले बता रहा है कि अडोलसेंस जो टाइम पीरियड है वो कौन सा होता है। तो कह रहा है अडोलसेंस मीन बोथ ए पीरियड एंड ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच ए चाइल्ड बिकम मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज और हर एटीट्यूड एंड बिलीव फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। ठीक है, तो एक तो बिल्कुल इनिशियल जो उसका लाइफ टाइम का पीरियड है, जो चाइल्डहुड है, और एक उसका अडल्टहुड है कि अडल्ट लाइफ है। तो उसके इन बिटवीन का जो उसका टाइम पीरियड है 12 साल से लेकर 18 साल तक की एज का, वो उसका कौन सा टाइम पीरियड है, अडोलसेंस एज बोली जाती है उसकी। ठीक है, तो कह रहा था पीरियड बिटवीन 12 टू 18 ईयर ऑफ एज मे बी थॉट ऑफ एज अडोलसेंस पीरियड। तो आप कौन से को मान सकते हो, जो 12 से 18 साल तक का जो टाइम पीरियड है उसकी लाइफ का, वो क्या बोल सकते हो, अडोलसेंस पीरियड। और इन अदर वर्ड्स अडोलसेंस इज ए ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, वो इन दोनों को लिंक करने का काम कर रहा है। और अडोलसेंस में क्या होगा, अडोलसेंस इज अकम्पनीड बाई सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस, कि उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होंगे, बायोलॉजिकल चेंजेस, ओवरऑल बिहेवियर का पैटर्न चेंज हो रहा होगा, बिहेवियरल चेंजेस आ रहे होंगे। इसलिए देयरफॉर जो अडोलसेंस है दस इज ए वेरी वनरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, कि उसकी ओवरऑल मेंटल एबिलिटी कैसी डेवलप होती है, कैसा उसका बिहेवियर बनता है, उसके लिए ये जो टाइम पीरियड है उसकी लाइफ का अडोलसेंस वाला, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो। फिर कह रहा है इस टाइम पे क्या रहता है, क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंट कॉन्स्टिट्यूट कॉमन कोज, ये उस टाइम पे रहते हैं, विच मोटिवेट यंगस्टर टुवर्ड्स ड्रग एंड एल्कोहल यूज। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो किसको लीड कर सकती हैं, कि यंगस्टर को किधर ले जा सकती हैं, टुवर्ड्स ड्रग या एल्कोहल यूज की तरफ ले जा सकती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है चाइल्ड नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट। तो उसकी एक नेचुरल क्यूरियोसिटी रहती है जो उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए अग्रसर करती है। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय इफेक्ट दैट माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट ऑफ अल्कोहल और ड्रग यूज। ठीक है, तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी अगर वो इससे समझने लग जाएगा कि अल्कोहल या ड्रग यूज से उसके कुछ बेनिफिट या फ़ायदे हैं। Thus, the first use of drug or alcohol may be out of curiosity or experimentation, कि इनिशियली तो उसने कभी फर्स्ट टाइम पे यूज किया ड्रग्स का या एल्कोहल का एज एक्सपेरिमेंट, बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग दीज टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम्स। लेकिन आने वाले टाइम पे फिर वो जब भी कभी लाइफ में प्रॉब्लम से डील कर रहा होगा तो वो उनसे बचने के लिए इनकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इनका अब्यूज करेगा। ऑफ लेट स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर to excel in academics or examination have played a significant role in persuading the youngster to try alcohol and drug। तो जो ओवरऑल अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड प्रेशर बिल्डअप हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल पे, किसी भी एकेडमिक से रिलेटेड या एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो भी वो इनके यूज की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो जो परसेप्शन बनता है कि द परसेप्शन अमंग यूथ दैट इट इज़ कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक, यूज ड्रग्स और एल्कोहल इज आल्सो इन ए वे मेजर कोज फॉर यूथ टू स्टार्ट दीज हैबिट। ठीक है, तो ये भी गलत परसेप्शन क्रिएट किया जाता है इनके बारे में कि आप ड्रग यूज कर सकते हो या अल्कोहल का यूज़ कर सकते हो, ये गलत परसेप्शन है। और इसको प्रमोट करने में कौन भी रोल प्ले कर रहे हैं, टेलीविजन, मूवीज़, न्यूज़पेपर, इंटरनेट आल्सो हेल्प टू प्रमोट दीज परसेप्शंस, वो भी इनको बढ़ावा देने में रोल प्ले कर रहे हैं। और अदर फैक्टर दैट हैव बीन सीन टू बी एसोसिएटेड विद ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज among adolescents are unstable or unsportive family structure and peer pressure। तो ओवरऑल फैमिली अगर उसकी बच्चे की सपोर्टिव नहीं है और उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, तो भी वो इनकी तरफ जा सकता है। ठीक है, तो वो वाला बिल्कुल इसमें ये जर्नल पैराग्राफ है एडोलसेंस के बारे में। अब ये थोड़ा इसमें एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट आएंगे, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। ठीक है, तो कह रहा है बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली यूज रिपीटली, कि उसको बार बार वो यूज करने लग जाएगा अगर उसको इससे एसोसिएट कुछ बेनिफिट लगने लग गए तो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, विच वन फेल टू रियलाइज इज द इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स। इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर हो जाएगा कि उसको बार बार उस पर ड्रग पे या एल्कोहल पे उसकी डिपेंडेंस हो जाएगी, तो एडिक्शन बोलते हैं उसको। तो ये एडिक्शन की एक तरह से डेफिनेशन भी है जो आपको याद करनी है कि एडिक्शन क्या है,
कि एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट, कि उस ड्रग या अल्कोहल के रिलेटेड जो उसको सर्टेन इफेक्ट अपनी बॉडी में से होने लग गए, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट जिन चीज़ों से हो गई कि उसको वेलबींग अच्छा फील हो रहा है उनके यूज करने के बाद, तो वो उसके लिए क्या काम करेगा, एडिक्शन का काम करेगा और उसको आगे फर्दर प्रमोट करेगा उनके यूज करने के लिए। तो एडिक्शन क्या है? एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरबिया की ओवरऑल वेलनेस की फील हो रही होगी, एंड ए टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएट विद ड्रग एंड एल्कोहल। तो ड्रग और एल्कोहल के यूज से एसोसिएट उसको ये टेम्परेरी फीलिंग होने लग जाएगी वेल बीइंग की, तो ये उसका साइकोलॉजिकल अटैचमेंट बनने लग जाएगा टाइम के साथ साथ ड्रग के साथ, एल्कोहल के साथ। तो वो तब बोला जाएगा कि उसकी कौन सी कंडीशन है, एडिक्ट की कंडीशन है, एडिक्शन की कंडीशन है। तो उससे क्या होगा, दीज ड्राइव्स पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड, तो फिर वो उनका एक्सेसिव यूज करने लग जाएंगे। और इवन व्हेन देयर यूज बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, कि जब वो उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट शो कर रही है उसके बावजूद वो उसको यूज कर रहे होंगे ड्रग्स को, एल्कोहल को। और विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेज। अगर बार बार रिपीट यूज कर रहे हैं ड्रग्स का तो अपने जो रिसेप्टर्स हैं उनकी टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगी, कि स्मॉल अमाउंट तो उस ड्रग का फिर अपनी बॉडी में इफेक्ट शो करना भी बंद कर जाएगा उस इंडिविजुअल के अंदर, तो उसको और ज़्यादा ड्रग्स लेनी पड़ेगी। तो विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेज, कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेज ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल लीडिंग टू ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन। तो अगर आपका रिसेप्टर ही हाई डोज पे वेलनेस की फीलिंग प्रोवाइड करा पा रहा है तो इंडिविजुअल उसका इनटेक बढ़ा देगा और वो ज़्यादा एडिक्शन को लीड करेगा, ज़्यादा उसके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होने का काम करेगा। फिर कह रहा है हाउएवर इट शुड बी क्लियरली बोर्न इन माइंड दैट यूज ऑफ दीज ड्रग इवन वंस कैन बी ए फोररनर टू एडिक्शन। ठीक है, कि ये भी हो सकता है कि एक बार जो उसका यूज है वो भी एडिक्शन की तरफ उसको ले जा सकता है। Thus, the addictive potential of a drug or alcohol pulls the user into a vicious cycle leading to their regular use, from which he may not be able to get out. तो अगर वो एक बार भी यूज कर रहा है तो हो सकता है कि वो उसको लीड करे कि वो आगे आने वाले टाइम में भी उनका दोबारा यूज करे और एक बिल्कुल साइकिल में फंस जाए, जो अब्यूज़ की साइकिल है उसमें फंस जाए, उससे वो बाहर ना निकल पाए, ये भी हो सकता है। और इन द अब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग, कि उसको कोई गाइडेंस कोई काउंसलिंग अगर नहीं मिल रही है तो द पर्सन गेट एडिक्टेड, तो वो बिल्कुल उससे एडिक्टेड हो जाएगा एंड बिकम्स डिपेंडेंट ऑन देयर यूज, और उस पर्टिकुलर एल्कोहल या ड्रग से के यूज़ पे वो बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएगा, बिल्कुल एडिक्शन वाली कंडीशन आने लग जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि डिपेंडेंस क्या है। तो एक तो आपको एडिक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, एक कह रहे डिपेंडेंस का क्या मतलब है। डिपेंडेंस कह रहा है डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम, कब इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग एल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। कि डिपेंडेंस का क्या मतलब है कि अगर तुमने जिस भी चीज़ पे वो डिपेंडेंट है, एल्कोहल के यूज़ पे मान लो डिपेंडेंट है, और अगर उसने एल्कोहल का यूज़ करना बंद कर दिया, अचानक से उसने डिसकंटिन्यू कर दिया एल्कोहल का यूज़ करना, तो उसकी बॉडी में क्या आने लग जाएंगे, ये उसने विड्रॉ कर लिया अपने आप को एल्कोहल से, तो उस विड्रॉ के कारण उसकी बॉडी में क्या आने लग जाएंगे, सिंड्रोम्स आने लग जाएंगे, कुछ सिम्टम्स आने लग जाएंगे, लाइक एंजाइटी होने लग जाएगी उसको, स्वेटिंग होने लग जाएगी, न्यूजिया होने लग जाएगा। तो यानी कि जैसे ही उसने अपने आप को विड्रॉ किया पर्टिकुलर मान लो एल्कोहल से, तो उसकी बॉडी ने क्या से होने लग गए, सिंड्रोम्स, कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स से होने लग गए। इसका क्या मतलब है कि उसकी बॉडी उस ड्रग के यूज़ पे, एल्कोहल के यूज़ पे क्या हो गई है, डिपेंडेंट हो गई है। तो डिपेंडेंस इज ए द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट ए करेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। कि डिपेंडेंस वो टेंडेंसी है बॉडी की कि जब वो उस पर्टिकुलर एल्कोहल या ड्रग से डिसकंटिन्यू हो गया तो उसकी बॉडी क्या शो करने लग जाएगी, अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम, वो आने लग जाएंगे। इसका मतलब उस पर डिपेंडेंट हो गया था पूरी तरह से। और दिस इज कैरेक्टराइज बाई एंजाइटी, सेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग विच मे बी रिलीव्ड व्हेन यूज इज रिज्यूम अगेन। और ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर वो फिर से एल्कोहल का, ड्रग का यूज करने लग जाए, यानी कि इसका मतलब वो उस पर क्या हो चुका है, डिपेंडेंट हो चुका है। और इन सम केस विड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम्स कैसे होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी सीवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग, डेथ भी करा सकते हैं, एंड द पर्सन मे नीड मेडिकल सुपरविजन।
और उसको मेडिकल सुपरविजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है सर्टेन केसेस के अंदर, अगर कुछ ज़्यादा ही वो डिपेंडेंट हो गया है उसके ऊपर तो। फिर कह रहा है डिपेंडेंस किसको लीड करेगी अगर वो पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंडेंट हो गया तो। डिपेंडेंस लीड्स द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सुफिशियंट फंड टू सैटिस्फाई हिज नीड। अपनी वो नीड को फुलफिल करने के लिए वो सारे जो नॉर्मल सोशल नॉर्म्स हैं, नियम्स हैं, उनको इग्नोर कर देगा। दीज रिजल्ट इन मैनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, तो वो काफ़ी तरह के अलग अलग जो सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है उनको भी लीड करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट याद करनी है, एडिक्शन वाली और डिपेंडेंस वाली। एडिक्शन तो क्या है कि आपका पर्टिकुलर किसी का साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाए सर्टेन इफेक्ट से रिलेटेड, और वो सर्टेन इफेक्ट आपको वेल बींग फील करा रहा है, और वो सर्टेन इफेक्ट किससे रिलेटेड है, ड्रग या अल्कोहल के यूज से रिलेटेड है। और डिपेंडेंस क्या है, वो अपनी बॉडी की, किसी की बॉडी की टेंडेंसी है कि वो अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम दिखाने लग जाएगी अगर उसने किसी भी ड्रग का, अल्कोहल का यूज डिसकंटिन्यू कर दिया तो। ठीक है, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक जर्नल पैराग्राफ है, बता रहा है कि इसके क्या इफेक्ट होंगे। तो कह रहा है इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वेंडलिज्म, वोयलेंस, ठीक है, वोयलेंस क्रिएट करने लग जाएगा वो, और ज़्यादा कोई बर्बरता करने लग जाएगा। एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग्स मे लीड टू कोमा एंड डेथ, ज़्यादा यूज डेथ को भी लीड कर सकता है, कोमा वाली कंडीशन को, ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर या सेरेब्रल हेमरेज, कि सेरेब्रल हेमरेज हो जाए, ब्लड वेजल्स रप्चर हो जाए ब्रेन में, तो ये सारी चीज़ों को अल्टीमेटली वो लीड कर सकता है। और कम्बिनेशन ऑफ ड्रग और देयर इनटेक अलोंग विद एल्कोहल, कि कम्बिनेशन ऑफ ड्रग इनटेक है और अल्कोहल भी है, जनरली रिजल्ट इन ओवरडोजिंग। तो अगर वो अल्कोहल भी ले रहा है और ड्रग्स का कम्बिनेशन भी कंज्यूम कर रहा है तो किसको लीड करेगा, ओवरडोजिंग को। एंड इवन वो किसको लीड कर सकता है, डेथ को लीड कर सकता है। और द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन क्या है ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज के अमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि उसकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप हो गई है, कम हो गई है। एन एक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेजेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, उसमें उसका इंटरेस्ट कम हो गया है। विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन में जा रहा है, फैटिग, एग्रेसिव बिहेवियर है, रिबेलियस बिहेवियर है उसका, एंड डिलीटेरियस रिलेशनशिप्स है उसका विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, चेंज इन स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग हैबिट्स, फ्लक्चुएशन इन वेट, एपेटाइट, भूख लगना, ये सारे उसके क्या हैं, मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस हैं अगर ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ किसी में इंडिविजुअल में, यूथ में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे याद करने हैं कि ओवरऑल ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, एंड एक्सप्लेन एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, एग्रेसिवनेस, रिबेलियस बिहेवियर, डिलेटोरियस रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, चेंज इन स्लीपिंग ईटिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, फ्लक्चुएशन इन वेट, एपेटाइट, वो सब होने लग जाएंगे। तो ये साइन है उनके। फिर कह रहा है देयर मे इवन बी सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। ठीक है, और भी कुछ ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इसके, कि इफ़ एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी टू बाई ड्रग्स एल्कोहल, कि उसको अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं खरीदने के लिए ड्रग मनी, ही और सी मे टर्न टू स्टीलिंग, तो हो सकता है वो पैसे चुराने लग जाए। और द एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज़ यूजिंग ड्रग्स और एल्कोहल, तो उसके अब धीरे धीरे वो अफेक्ट हैं वो बस उसी पर्सन पे नहीं आएंगे जो उसको यूज़ कर रहा है। एट टाइम्स ड्रग एल्कोहल अडिक्ट बिकम द कोज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू हिज और हर एंटायर फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो वो आने वाले टाइम में सबके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, उनके घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, ओवरऑल उन पे मेंटल डिस्ट्रेस आ जाएगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आने की कंडीशन भी हो सकती है उनके ऊपर। ठीक है, तो अब ये अगला पैराग्राफ बोला है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि दोज हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, कि जो डायरेक्ट अपनी वेन में इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वेन यूजिंग ए नीडल सिरिंज, आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शंस लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो वो जो सीरिंज का यूज़ करते हैं, मान लो किसी HIV पॉजिटिव पर्सन ने यूज़ की हुई सीरिंज है, वही कोई नीडल दूसरा यूज कर रहा है, तो वो पास ऑन हो सकता है,
ऐसे हेपेटाइटिस बी का वायरस भी पास ऑन हो सकता है इंट्रावेनसली ड्रग से, ठीक है, अगर कोई ले रहा है तो द वायरस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल एंड सिरिंज। तो ये वायरस हेपेटाइटिस बी का वायरस या एड्स का वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है इजीली अगर इंट्रावेनसली कोई जो इन्फेक्टेड नीडल है उसी को कोई दूसरा पर्सन यूज करने लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि बॉडी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आने से फैल जाएगा। और बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस आर क्रोनिक इन्फेक्शन है, ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है, क्रोनिक है, लॉन्ग टाइम में होते हैं एंड अल्टीमेटली फेटल और डेथ करा सकते हैं। और बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों कैसे ट्रांसमिट होते हैं, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकते हैं और इन्फेक्टेड ब्लड जैसे इंट्रावीनस वाले केस में इन्फेक्टेड ब्लड से भी फैल सकते हैं, दोनों के दोनों वायरल डिजीज हैं। फिर कह रहा है जो यूज है अल्कोहल का ड्यूरिंग एडोलसेंस टाइम पीरियड में आल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट, तो उसके अल्कोहल अब्यूज के भी काफ़ी इफेक्ट हो सकते हैं। और इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन अडल्टहुड, तो आने वाले टाइम में हो सकता है वो पर्सन ज़्यादा ड्रिंकिंग करने लग जाए, हैवी ड्रिंकिंग करने लग जाए। और अगर ऐसे उसने प्रोलॉन्ग उसका यूज किया, ज़्यादा टाइम तक ड्रिंकिंग की, तो द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल बड़े लॉन्ग टाइम तक किसको डैमेज करेगा, डैमेज नर्वस सिस्टम एंड लीवर। लीवर को अगर डैमेज करने लग गया, लीवर का इन्फ्लामेशन करने लग गया तो क्या बोलेंगे, सिरोसिस। तो क्रोनिक यूज है जो अल्कोहल का या ड्रग का वो अफेक्ट करेगा नर्वस सिस्टम को एंड लीवर को, सिरोसिस बोलेंगे लीवर इन्फ्लामेशन को। और द यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज आल्सो नोन टू एडवर्सली इफेक्ट द फीटस, वो फीटल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करने लग जाएगा ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज इन प्रेग्नेंट वुमेन, तो वो भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाला याद करना है, सिरोसिस वाला, लीवर इन्फ्लामेशन को बोलते हैं सिरोसिस, और ओवर जो क्रोनिक यूज है उन पे हो सकता है। फिर कह रहा है अनदर मिस यूज क्या होता है ड्रग्स का, कि ये तो ठीक है इंट्रावेनसली वाले केस में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, इन्फेक्टेड ब्लड वाले केस में या क्रोनिक यूज पे, इसके अलावा और क्या है, अनदर मिस यूज ऑफ ड्रग्स इज व्हाट सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन डू टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस। दूसरा इसका मिस यूज ड्रग्स का कौन करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं, जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस ओवरऑल अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो दे मिस यूज नैरकोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबोलिक स्टीरॉयड्स, डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हॉर्मोन्स। तो वो इन चीज़ों का यूज करते हैं, इन केमिकल्स का, इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, कि जो इनका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी एंड बल्क, ओवरऑल उनका वेट वगैरह इंक्रीज हो जाएगा, एंड टू प्रमोट एग्रेसिवनेस एंड एज ए रिजल्ट इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल वो अपनी एग्रेसिवनेस इंक्रीज करते हैं, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, सो दैट उनकी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाए, वो अच्छी आए। तो वो इसलिए इनका यूज करते हैं, जो कि अलाउ नहीं है, मिस यूज है ये उसका। और बट इनके लॉन्ग टाइम में इफेक्ट भी आने दिखने लग जाते हैं, साइड इफेक्ट दिखने लग जाते हैं बॉडी के अंदर। तो फीमेल्स में क्या क्या दिखेगा, द साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एनाबोलिक स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड तो वैसे ही अपने लिए बाहर से ज़्यादा यूज नहीं करने चाहिए। तो द साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एनाबोलिक स्टीरॉयड्स इन फीमेल्स इंक्लूड, एनाबोलिक मतलब जो स्टीरॉयड्स अपनी मसल्स गेन करा रहे हैं और वो करा रहे हैं, एनाबोलिक स्टीरॉयड इन फीमेल्स इंक्लूड मस्कुलिनाइजेशंस, फीचर्स लाइक मेल्स, मेल लाइक फीचर आने लग जाएंगे, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, इंक्रीज हो जाएगी एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग होने लग जाएगा, डिप्रेशन का केस हो सकता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लग जाएगी फीमेल्स में, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, और एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में किसके एनलार्जमेंट होने लग जाएगी, क्लाइटोरिस रीजन की, डीपनिंग ऑफ वॉइस होने लग जाएगी। तो ये सारे स्टीरॉयड्स के यूज से साइड इफेक्ट आएंगे फीमेल के अंदर। फिर अगर मेल्स में भी कुछ चेंज आएंगे, कि इन मेल्स इट इंक्लूड एक्ने, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, रिड्यूज ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल्स, टेस्टिस साइज डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और में किसको भी अफेक्ट कर सकता है ज़्यादा यूज, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, किडनी और लीवर के डिसफंक्शन कर सकता है। और मेल के अंदर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी होने लग जाएगी, हो सकता है प्री मैच्योर बाल्डनेस, ठीक है, कि उसके
ओवरऑल जो हेयर हैं हेड पे वो कम होने लग जाएंगे, और एनलार्जमेंट हो सकती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर वगैरह भी हो सकता है, एनलार्जमेंट हो सकती है उसकी। तो ये सारे चेंज किस में आएंगे, मेल के अंदर, वो अगर स्टीरॉयड्स का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसके यूज़ करने पे जो जो उसकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोनों अच्छे से याद करने, मेल के अंदर क्या साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे और फीमेल के अंदर क्या दिखेंगे। उसके अलावा ये क्रोनिक यूज़ पे पढ़ना है, उसके अलावा एड्स और हेपेटाइटिस का और इंट्रावेनसली। फिर कह रहा है दीज इफेक्ट्स मे बी परमानेंट विद प्रोलोंग यूज करते ही जाएंगे तो ये तो परमानेंट हो जाएंगे ये चेंजेस। और इन द अडोलसेंस मेल एंड फीमेल सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, कि अभी अडोलसेंस टाइम पे अगर इनका ज़्यादा यूज़ होने लग जाए तो फेशियल और बॉडी एक्ने होने लग जाएंगे, ठीक है। एंड प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन्स, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर, कि अभी अपनी लॉन्ग बोन्स में ग्रोथ सेंटर एक्टिवेट था जो अपनी हाइट इंक्रीज कराने में बढ़ाने में रोल प्ले कर रहा था, तो वो ग्रोथ सेंटर अपना काम करना स्टॉप हो जाएंगे। तो वो किसको लीड करेगा, मे रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ, तो हाइट भी हो सकता है छोटी रह जाए अगर एडोलसेंस टाइम पीरियड में इनका ज़्यादा अब यूज़ किया तो, स्टीरॉयड्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ किया तो, ठीक है। तो ये एडोलसेंस के अंदर बता रखे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये पूरा का पूरा, ये अच्छे से याद करना है आपको। उसके बाद एक और आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि ठीक है भाई ये इतने इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या क्या रीजंस हैं इनके होने के वो बता रखा है, कि किसी की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है, ओवरऑल कोई प्रेशर है उस पर तो लीड करता है। अब है कि इन सब को प्रिवेंट करने के, रोकने के, कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं। तो कह रहा द एज ओल्ड एडेज, पुरानी एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, होल्ड ट्रू हेयर ऑल्सो, तो वो यहाँ भी ट्रू है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स, एल्कोहल आर मोर लाइकली टू बी टेकन अप एट ए यंग एज मोर ड्यूरिंग एडोलसेंस, कि भाई इन सब में अगर कोई पर्सन जा रहा है स्मोकिंग में, अल्कोहल में, तो उसका ज़्यादा चांस है कि वो किस एज में जाएगा, यंग एज में। तो हेंस इट इज़ बेस्ट टू आइडेंटिफाई द सिचुएशंस दैट मे पुश एन अडोलसेंस टुवर्ड टू यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, ठीक। तो हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए वो सिचुएशन जिसमें एक अडोलसेंस पीरियड में पर्सन इनकी तरफ जा सकता है, एंड टू टेक रिमीडियल मेजर्स, और तुरंत रिमीडियल एक्शंस लेने चाहिए वेल इन टाइम, जैसे पेरेंट्स को लेने चाहिए। इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड द टीचर्स हैव ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो कोई भी अडोलसेंस टाइम पीरियड में पर्टिकुलर चाइल्ड है वो इनकी यूज की तरफ ना जाए, तो एक रेमिडियल मेजर्स किसको फॉलो करना चाहिए, पेरेंट्स को, टीचर्स को, उनको ध्यान रखना चाहिए। और पेरेंटिंग दैट कंबाइन with high level of nurturance and consistent discipline have been associated with lowered risk of substance abuse, ठीक है, कि अगर बच्चे की जो ओवरऑल परवरिश है वो, और उसको जो भी कंसिस्टेंट डिसिप्लिन एक्शन सिखाए गए हैं, तो अगर वो रेगुलर उनको फॉलो करता है, रेगुलर उस पर ध्यान भी दिया जाता है, तो लो हो जाएंगे ये रिस्क फैक्टर जो जो अब्यूज से एसोसिएटेड हैं। और सम ऑफ द मेजर्स मेंशन एयर would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drug abuse। तो यहाँ कुछ ये पर्टिकुलर प्रिवेंशन के तरीके, कंट्रोल के तरीके बता रखे हैं, तो ये आप इसमें से याद कर लेना। तो इसमें ब्लैक हेडिंग्स हैं वो आप पहले याद कर लेना, उसके अंदर तो आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हो। जैसे इसमें पहला क्या बता रखा है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, ठीक है, कि बच्चे पे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए उसको पर्टिकुलर स्टडी के लिए, किसी स्पोर्ट्स के लिए, जिसका उसमें खुद उसका वो हो, मन हो करने का, उसको उस तरफ थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहिए उसको। तो कह रहा है एवरी चाइल्ड हैज़ हिज हर ओन चॉइस एंड पर्सनैलिटी विच शुड बी रेस्पेक्टेड एंड नर्चर्ड, तो हर सबकी अपनी अपनी उनकी पर्टिकुलर चॉइस होती है, पर्सनैलिटी की तरह होती है उनकी अपनी। ए चाइल्ड शुड नॉट बी पुश अनड्यूली टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज और हर थ्रेशोल्ड लिमिट्स, ठीक है। तो एक चाइल्ड पे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा, कि वो उस चीज़ के लिए काम करे, बीट स्टडी, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटी, जिसमें उसका खुद का मन हो, जिसमें ज़्यादा करने का, जिसमें उसकी खुद की इंटरेस्ट हो, उसको उस काम में ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो अनड्यू प्रेशर है बच्चे पे वो नहीं डालना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से या टीचर्स की तरफ से, तो बेसिक उसकी अपनी जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको काम करने देना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है एजुकेशन एंड काउंसलिंग, कि अगर दिख रहा है कि बच्चा कोई प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है, स्ट्रेस कंडीशन में है,
तो उसको एजुकेट करना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए सो दैट वो उन प्रॉब्लम से बाहर आ सके। तो दूसरा पॉइंट लिख रखा है एजुकेशन एंड काउंसलिंग, कि एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम और हर टू फेस प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस एंड टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर एज ए पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, कि उसको समझाना चाहिए कि अगर वो किसी चीज़ में फेल भी हो गया है, किसी अटेम्प्ट में किसी चीज़ के एक बार में, तो उससे वो डिसअपॉइंट ना हो, वो आगे आने वाले टाइम के लिए आगे ग्रो करे, उन प्रॉब्लम्स को फेस करे। तो इट वुड आल्सो बी वर्थवाइल टू चैनलाइज द चाइल्ड एनर्जी इनटू हेल्दी परस्यूट, कि उसकी जो ओवरऑल एनर्जी है उसको ऐसे डिटोरिएट ना होने दिया जाए और उसकी एनर्जी को पर्टिकुलर किसी चीज़ में लगाना देना चाहिए जिसमें वो ग्रो कर सकता है, लाइक स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक, योगा एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो भी वो परफॉर्म करना चाहे तो उसको चैनलाइज करना चाहिए, उसको एजुकेट करना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए उसकी, सो दैट वो राइट ट्रैक पे, सही ट्रैक पे फिर से अपनी ग्रोथ कर पाए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है इसमें प्रिवेंशन कंट्रोल में। पहला पॉइंट तो क्या था, क्या प्रिवेंट करना, क्या रोकना है, अनड्यू प्रेशर नहीं देना है। दूसरा, उसकी एजुकेशन और काउंसलिंग करनी है अगर वो किसी स्ट्रेस कंडीशन को फेस कर रहा है तो, और उसकी एनर्जी को ओवरऑल चैनलाइज करना है ग्रोथ करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तीसरा कह रहा है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीर, कि हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीर शुड बी सोट इमीजिएटली सो दैट दे कैन गाइड अप्रोप्रिएटली, कि उनको तभी की तभी देख लेना चाहिए कि बच्चा किसी कंडीशन में जा रहा है, कि स्ट्रेस की कंडीशन में, तो जल्दी से उनको उसको गाइड करना चाहिए। हेल्प में इवन बी सोट फ्रॉम क्लोज और ट्रस्टेड फ्रेंड्स, उनकी भी हेल्प ली जा सकती है। बिसाइड गेटिंग प्रॉपर एडवाइस टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स, दिस वुड हेल्प यंग टू वेंट देयर फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड गिल्ट। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर एडवाइस मिलेंगी उनसे रिलेटेड, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा तो भी उसकी ओवरऑल एंजाइटी वाली फीलिंग्स वगैरह हैं वो कम होने के चांस है, अगर आप उनसे प्रॉपरली रेगुलर इंटरवल पे बात करते रहते हैं, डील करते रहते हैं पेरेंट्स वगैरह, तो भी उसकी थोड़ी एंजाइटी वगैरह कम हो जाएगी। तो उनको भी उनकी अप्रोप्रिएटली हेल्प करनी चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, टाइम टाइम पे उनसे बातें करनी चाहिए सो दैट वो अपनी फीलिंग्स जो है वो बता पाएँ। उसके बाद आ रहा है लुकिंग फॉर डेंजर साइन, कि पेरेंट्स को इतना भी अलर्ट रहना चाहिए कि अगर उनको दिख रहा है कोई डेंजर साइन चाइल्ड में तो उसको लेके भी वो अलर्ट रहे, कि अलर्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू लुक फॉर एंड आइडेंटिफाई द डेंजर साइन डिस्कसेबल, कि बच्चे में कौन से पर्टिकुलर अब्यूज से रिलेटेड कोई डेंजर साइन तो नहीं दिख रहा है। इवन फ्रेंड इफ दे फाइंड समवन यूजिंग ड्रग्स, एल्कोहल, should not hesitate to bring this to the notice of parents or teacher in the best interest of the person concerned। तो अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर उनको भी ये पता चलता है कि पर्टिकुलर चाइल्ड है वो ड्रग या अल्कोहल यूज़ कर रहा है, तो उनको भी पेरेंट्स को नोटिस में देना चाहिए या वह टीचर्स को देना चाहिए सो दैट वो उसका रिलेटेड स्टेप ले सकें। अप्रोप्रिएट मेजर वुड देन बी रिक्वायर्ड टू डायग्नोस द मेलेडी एंड द अंडरलाइंग कोज, तो वो उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट मेजर स्टेप लेने चाहिए। दिस वुड हेल्प इन इनिशिएटिंग प्रॉपर रेमेडियल स्टेप और ट्रीटमेंट, तो रेमेडी के लिए, उपचार के लिए, उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट है, तरीका है, उसको यूज करेंगे और उस बच्चे को उस डेंजर से बाहर लेके आने का चांस बन जाएगा। फिर एक और कह रहा है, अगर भाई नॉर्मल पेरेंट्स या फ्रेंड्स, टीचर्स हैं, अगर वो ही हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो आप किन की भी हेल्प ले सकते हैं उस बच्चे को उन पर पर्टिकुलर चीज़ों से बाहर लाने के लिए, प्रोफेशनल्स की भी हेल्प ली जा सकती है। ठीक है, तो जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं पर्टिकुलरली या साइकेट्रिस्ट वगैरह, उनकी अभी यूज किया जा सकता है, प्रोफेशनल हेल्प ली जा सकती है, कि बच्चा मान लो डिप्रेशन में चला गया, कुछ और हो गया, तो उस केस में प्रोफेशनल हेल्प ली जा सकती है। तो कह रहा है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, कि ए लॉट ऑफ हेल्प इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलते हैं, कि उस बच्चे को, उस पर्टिकुलर पर्सन को उससे बाहर लाने के लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलते हैं। टू हेल्प इंडिविजुअल हु हैव अनफॉर्चुनेटली गोट इनटू द क्वेगमायर ऑफ ड्रग एल्कोहल अब्यूज, कि जो उसमें पड़ गया है, किसी भी रीजन से चला गया है, तो उसको उससे बाहर लाने के लिए मेडिकल हेल्प भी अवेलेबल है, प्रोफेशनल्स भी हैं, वो उसकी हेल्प कर सकते हैं, लाइक साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलते हैं, वो इनकी हेल्प कर सकते हैं। और विद सच हेल्प द अफेक्टेड इंडिविजुअल विद सुफिशिएंट एफर्ट
एंड विल पावर, उसकी खुद की विल पावर होगी, वो इनसे बाहर आना चाहता है, सफिशिएंट एफर्ट लगाए, कैन गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लम कम्प्लीटली, वो उस प्रॉब्लम से कम्प्लीटली बाहर आ सकता है, एंड लीड ए परफेक्टली नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ, और किसको लीड कर सकता है, नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके प्रिवेंशन के तरीके बता रखे हैं जो आपको याद करने हैं। इनकी ब्लैक हेडिंग्स तो पक्का याद करनी है। तो पहला कह रहा है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, दूसरा एजुकेशन एंड काउंसलिंग, तीसरा सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, चौथा लुकिंग फॉर डेंजर साइन, और लास्ट क्या है, सीकिंग प्रोफेशनल और जो मेडिसिनल हेल्प ली जा सकती है, मेडिकल हेल्प, वो लेनी चाहिए। तो आप इनको पॉइंट्स को, ब्लैक हेडिंग्स को मेन याद कर ले, और बाकी कंटेंट इसके अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं या खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इस वाले को। ठीक है।